लेकिन उसके बाद ऐसी क्या अड़ास थी कि बाहर का आदमी लाके लड़ाना पड़ा। अब यहाँ का रास्ता थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इधर उधर भी देखने लग रहे हैं कि अब अगला कौन सा ऐसा हल्का है, ये कौन से इलाके के लोग हैं जिनको हम जाकर दोबारा बहका सके, फुसला सकें। और इसीलिए हाईकोर्ट में जब ये केस गया, हाईकोर्ट ने फाइल फेंक के मारी, जो बोले जो चीज आप सरकार में नहीं दे सकते उसको आप निजी क्षेत्र में कैसे लागू कर दो। ताले में साथ भले ही बिठा लेता हो, लेकिन अख्तियार किस आदमी को दे रखा है, अपने घर का आदमी जो सब साथ। ये गठबंधन रहा तो हम इस गठबंधन में रह रहेंगे। मैंने कहा भाई आज भी उस बात पे सहमत है, लेकिन बोले कि अब तो चुनाव आगे फैसला कब करोगे। तो चुनाव आगे घोषित नहीं हुए हैं, ठंड रखो थोड़ी सी। बीजेपी 10 के 10 कैंडिडेट अपने खड़े करेगी तो भाई गठबंधन कौन सा है? इसका मतलब तो गठबंधन एक ठगी का रह रहा है कि जब तक पड़े सरकार में हिस्सेदारी है, वह चाहे 2 दिन फालतू रहो, चाहे 2 महीने फालतू रहो, वह चलती रहो, ताकि जो भाई चल रही है उसमें रोक टोक कोई ना आए। और जो असली समझने की बात जो थी, वो जो मुझे बचपन में नहीं समझ में आती थी, वो ये थी कि करीब करीब 3 दशक तक आपके यहां से बहुत मजबूत कैंडिडेट होते थे जो हमेशा खड़े होते थे। मैं देशराज नंबरदार जी की बात कर रहा हूं, आप अब तो हमारे बीच में नहीं है। और 70 के दशक से शुरू होके 80, 90 और उसके कुछ साल उसके बाद तक भी हमेशा एक प्रतिस्पर्धा की बात रहती थी। और वो चीज मुझे बाद में समझ में आई कि जब गांव का कैंडिडेट हो तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज होती है, उसको जो पहला समर्थन मिलता है वो अपने गांव का और अपने गांव के आसपास के जो और गांव उनका मिलता है। लेकिन उसके बाद की बात मेरे को समझ में नहीं आती। अब पिछले 3 चुनाव जो हुए, 2009 का, 2014 का और उसके बाद 2019 का, जब तक देशराज जी थे बात बिल्कुल समझ में आती थी। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या अड़ास थी कि बाहर का आदमी लाके लड़ाना पड़ा है। आपके गांव में एक राजनीतिक मजबूती थी, लेकिन अब 3 चुनाव हो चुके हैं। वो मजबूती बढ़ी या नहीं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। मैं उसके ऊपर आपको कोई भाषण दूं या समझाने की कोशिश करूं, उसका कोई अंत नहीं, क्योंकि आप सब लोग समझदार लोग हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी की, मैं तो नया नया हूं, मेरे पिताजी की कभी ऐसी कोई भावना नहीं रही कि वो किसी के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव करके चले, किसी भी हिसाब से। चाहे वो जात पात की बात हो, चाहे गांव गुहान की बात हो, चाहे वो गोत की बात हो, चाहे वो नहर इस पार, नहर परली पार, रेल लाइन के इस पार उस पार, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। और बहुत बार तो मैंने भी देखा है कि लोग जब आते हैं काम कूम के लिए, तो किसी का कोई काम हुआ, फोन कर दिया, बात कर दी, जब वो जा लिया तो फिर कोई वर्कर कहेगा, साथी जो है, तो साथियों तो अपना है तो कौन ही, आपने तो इतना तगड़ा फोन कर दिया। जो बोला मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति ने मेरा इलेक्शन में समर्थन करा या नहीं करा। इलेक्शन में समर्थन करना ना करना, जीत और हार, वो एक अलग चीज है, उसको मैं एक खेल की दृष्टि से लेता हूं। लेकिन यदि मेरे सामर्थ्य में किसी की मैं मदद कर सकता हूं, तो फिर मैं उसका चेहरा देख के ये नहीं देखता कि इसकी मदद मेरे को इसलिए करनी है कि ये मेरा साथी है, या इसकी इसलिए नहीं करनी कि ये मेरा राजनीतिक विरोधी है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आया मेरे पास, उसने कोई चीज कही, मैंने फलाने अफसर से बात कर ली और उसको बता दिया, और फिर उन्होंने कहा अभी हम 30 साल से आपके साथ लगे हुए हैं। मैंने कहा यार 30 साल से लगे हुए हैं, अगर तू मेरे को फोन करने से पहले भी बताता तो फोन तो यो ही करना था जो करा, उसमें कोई बदल तो नहीं जाती बात। लेकिन कहने का अभिप्राय ये कि यदि किसी की मदद हो सकती है अपने किसी भी रसूख के कारण या किसी और के कारण, तो उसके अंदर कभी किसी प्रकार का भेदभाव मेरे पिताजी ने, मेरी मां ने कभी नहीं किया। हाँ, दूसरा राजनीतिक तौर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने, जब तक गांव का कैंडिडेट होता था एक अलग चीज थी, लेकिन पिछले 3 चुनाव से लगातार बाहर के कैंडिडेट आए हैं और 15 साल में से 10 साल वो एमएलए रहे हैं यहाँ पर। 10 साल पहले बड़े चौटाला जी और अब उनका पोता। आप उन पूरे 10 साल को
आप जो बीच के 5 साल थे उससे मिला के देख लो। मैं घड़ी लंबी तो बातें नहीं कहता, क्योंकि मैंने जिक्र इसलिए करना शुरू किया है क्योंकि हम बाहर से लाके कैंडिडेट अब यहाँ पे लड़वाने लग रहे हैं और पिछले 3 में से 2 चुनाव उन्होंने जीते भी। तो मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं, और मैं वहां पे सिरसा में 2 साल रह गई हूं सरकारी नौकरी में। मैंने देखा है कि वो किस मानसिकता से ग्रस्त है। सामंती मानसिकता है, सामंती। और हमें उस सामंतवाद के खेल में नहीं फंसना चाहिए। वो आपके यहां किस लिए आते हैं, या आपसे पहले नरवाना क्यों गए थे, या उससे पहले महन क्यों तो रखा था। हम तो नहीं आनते फिर इधर उधर। हमने भी 50 साल हो लिए राजनीति करते, 60 हो लिए बल्कि। हमेशा यहीं टिके रहे हैं, एक ही हल्के से रहे हैं, चाहे कितने बड़े बने हों, कितनी बार जीते हों और कितनी बार हारे हों, लेकिन रहे यहीं से हैं। क्योंकि कभी भी ये नहीं था कि किसी को जाके खराब करना है। इनका जो असली खेल है वो ये होता है कि जहां पे भी कोई चीज पनपने लग रही हो, कोई राजनीतिक शक्ति पनपने लग रही हो, उसको तोड़ने का प्रयास करो या उसको कमजोर करने का प्रयास करो। आप सारे समझदार लोग हैं। आपके यहां आने का मकसद क्या था? आपके आने का यहां मकसद यही था कि वीरेंद्र सिंह का इस पूरे इलाके में और इस इलाके की वजह से जो प्रदेश में जो एक प्रभाव बना हुआ है, किसी प्रकार से उसको रोक लो, किसी प्रकार से रोक लो। और हमारे हल्के में उन्हें संभावनाएं बहुत नजर आई, और संभावनाएं नजर इसलिए आई क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि राजनीतिक तौर पर हमारे हल्के के कई बड़े बड़े गांव हैं जो उनके पक्षधर थे। उनकी मानसिकता जो उनकी जो थी उसमें उससे वो सहमति रखते थे, और इसीलिए हमेशा चुनाव जो है उचाना में वो बहुत नजदीकी के रहे हैं। बड़े कड़े चुनाव हुए हैं। मेरे पिताजी 5 बार और 1 बार मेरी मां 6 बार जीते हैं, लेकिन 6 बारों में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो जीत का अंतर था वो 12,500 का था। कदे 8,500, कदे 10,000, कदे 3,000, और शायद पहला चुनाव जो 77 में जीते थे तो मेरे ख्याल से शायद 1,800 या 1,900 वोट का। लेकिन जब हारे हैं तो बड़े से हारे हैं। 87 का चुनाव चाहे देशराज जी थे, उसमें खैर मेरे पिताजी तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उस समय कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा मार्जिन जो था हार का वो उचाना से था, जब देशराज जी जीते थे। और इसी तरह से अब 2019 का जो चुनाव है उसमें भी पूरा रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिया गया। लेकिन सोच के बस ये देखो कि ये जो समर्थन हम समय समय पे इतना दिल से देते हैं, कभी उसके एवज में जो आपने आशाएं उम्मीद उनसे रखी होती है कभी पूरी करी है क्या? ऐसा क्या किया है? देखिए, जो मैंने कहा, एक तो है दूसरे क्षेत्र में जाके वहां की पनपती हुई राजनीति को या जमी जमाई राजनीति को कमजोर करने का प्रयास रहता है, और दूसरा ये है कि उनके लिए ये फसल है, राजनीतिक फसल है, जो आज यहां से काट लेंगे, कल को कहीं और काट लेंगे। अब यहां का रास्ता थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इधर उधर भी देखने लग रहे हैं कि अब अगला कौन सा ऐसा हल्का है, ये कौन से इलाके के लोग हैं जिनको हम जाकर दोबारा बहका सकें, फुसला सकें, लारे दे सकें। अब युवा बैठे हैं सारे यहाँ के। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या सब युवा इस झांसे में नहीं आए कि 75% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में आरक्षित हो जाएंगी और ई-बाई? मैं आप लोगों से पूछता हूं, खासतौर पे यहां बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खेती करते होंगे। आप हर सीजन में लेबर लाते हो, अगर सरकार आपको ये कह देगी ना खेत में भी लेबर हरियाणा की 3/4 लगा लोगे क्या आप? सोच के देखो, क्या सरकार में 3/4 आरक्षण किया जा सकता है नौकरियों में? नहीं। और इसीलिए हाईकोर्ट में जब ये केस गया, हाईकोर्ट ने फाइल फेंक के मारी, जो बोले जो चीज आप सरकार में नहीं दे सकते उसको आप निजी क्षेत्र में कैसे लागू कर दोगे? जहां पे किसी व्यक्ति ने अपना कोई कारोबार लगाया है, कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई दफ्तर खोला है, उसने अपने पैसे लगाए होंगे, बैंक से पैसे लगाए होंगे, उसको आप ये कैसे कह सकते हो कि ना 3/4 यहां के लगाओगे आप?
लेकिन एक माहौल था और उसका कारण भी है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत एक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि आदमी को जहां से भी उम्मीद की कोई छोटी सी भी कड़ी दिखे वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और ये एक उम्मीद की कड़ी दिखी थी 2019 में लोगों को कि पता नहीं क्या नया युग आएगा, कौन सी क्रांति आएगी, कौन से नौकरियों के अंबार लग जाएंगे और युवाओं के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे और वो रह करके और सारा का सारा वो चुनाव बन गया था। वो मुख्यतः युवाओं की देन थी। 2019 का जो चुनाव था उसका जो माहौल जो बना था, और वो सिर्फ उचाना नहीं, पूरा इलाका जो है आसपास के जितने भी 10-12 हल्के हैं, ये खास तौर पे आपका हिसार जिला हुआ, जींद जिला हुआ, कैथल हुआ और आगे तो कह चलो तक सोनीपत जब तो वो दूसरी चीज है, लेकिन एक माहौल बना था यहाँ पे। और उस माहौल को बनाने में पूर्ण रूप से मैं मानता हूं युवाओं की भागीदारी थी और युवाओं ने उस मुहिम को चलाया था, जिस वजह से वो नतीजे आए थे 2019 में जो आए। इसीलिए मैं युवाओं को ही संबोधित कर रहा हूं ज्यादा कि ये आपने सोचना है कि जो आपकी उम्मीद थी, जिस कारण से आपने वो समर्थन ना सिर्फ अपना दिया था बल्कि जुटाया था, जो एक मुहिम मान के आप उसके अंदर लगे थे, उसके अंदर प्राप्ति क्या हुई, मिला क्या? आपका यहां तक भी नहीं हुआ कि हल्के में अपना प्रतिनिधि हल्के का ही आदमी दे देते कोई, वो भी अपने घर से खा के बैठाया है यहां पे। ये सम्मान है उनकी नजरों में आप लोगों का, गलत फहमी में मत रहना। काले में साथ भले ही बैठा लेता हो, लेकिन अख्तियार किस आदमी को दे रखा है? अपने घर का आदमी जो शिक्षा का। अगर इतना ही लगाव था, इतना ही आप लोगों में भरोसा था, तो कम से कम आप में से ही किसी को निकाल लेता, आप में से ही किसी को निकाल के जिम्मेवारी देता कि भाई मैं तो उप मुख्यमंत्री बन गया, पूरा प्रदेश मैंने देखना है, हल्का तू संभाल। कोई नहीं पाया यहां, वो भी अपने घर का ढूंढे। तो ये चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, हमारी आंखें खुलनी चाहिए। और अब फिर से पता नहीं कौन सी नई तरकीब लेकर आएंगे। ये गठबंधन की बात होती है, मेरे से पत्रकार पूछते हैं साहब ने ये गठबंधन रहा तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। मैंने कहा भाई आज भी उस बात पे सहमत हैं, लेकिन बोले जी अब तो चुनाव आ गए, फैसला कब करोगे? मैंने कहा चुनाव आ गए, घोषित नहीं हुए हैं, ठंड रखो थोड़ी सी अभी। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल था, मैंने कहा आप मेरे को ये बताइए, यदि बीजेपी 10 के 10 कैंडिडेट अपने खड़े करेगी तो भाई गठबंधन कौन सा है? इसका मतलब तो गठबंधन एक ठगी का रह रहा है कि जब तक पड़े हैं सरकार में हिस्सेदारी है, वह चाहे 2 दिन फालतू रहो, चाहे 2 महीने फालतू रहो, वह चलती रहो, ताकि जो घाई चल रही है उसमें रोक टोक कोई ना आए। नहीं तो मेरे को आप बताइए, यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो और वो एक सरकार का हिस्सा हो और चुनाव के समय उनको कह दिया जाए कि तारी तो कोई सीट नहीं, यहां सारी की सारी हम लड़ेंगे, और उसके बाद भी कहे नहीं हम तो गठबंधन में हैं, तो कौन से गठबंधन में है? जरा सोच के देखो आप, राजनीतिक तौर पर कौन सा गठबंधन है जिसके अंदर हो? हाँ, सरकार के अंदर भागीदारी है, उसके आगे कुछ नहीं। बिल्कुल देखनी चाहिए। और खास तौर पर मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, मैं ज्यादा सब्ज बाग दिखाने का आदि नहीं हूं। मैं नहीं कहता कि कोई चांद तारे तोड़ के ला देगा और तुमने आसमान पर चढ़ा दूंगा, तुमने हवाई जहाज की सैर करा दूंगा। ये फजूली बकवास होती है सारी की सारी। जिस आदमी का सामर्थ्य होगा उसी जिसकी क्षमता होगी उसको चीज उपलब्ध होती है। ये सिर्फ कह देना कि ये करा देंगे और हर चीज में, आज से 3.5 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से कोरोना से पहले की या कोरोना के बाद की बात है, एक दिन पार्लियामेंट में मुलाकात होगी मेरी। नमस्ते भाई साहब, मैंने वो ड्राइविंग स्कूल के लिए टाटा वालों को एंगेज कर लिया, टाटा वाले सिखाएंगे। कौन से टाटा वाले आगे 3.5 साल में वो बढ़ के मसासी दे रहा है। प्रेमलता का शुरू करवाया हुआ था वो जो पेगा वाला है, और आज तक वो चालू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं है भाई उनको आप लोगों में।
आपसे एक भावनात्मक मुद्दे पे वो वोट लेते हैं और भर भर के आप लोग देते हैं, की जरूरत फिर लंबा चौड़ा पूछने की, आड़े खाने की जरूरत है? ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 2 महीने में फिर आऊंगे, फिर बड़ी बड़ी बात करेंगे। इस बार कोई नया शगुफा लेके आएंगे। एक पार्टी जिसके 10 एमएलए और एक दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में, और क्या कहें भाई हम सारी चीजें इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि 10 थे, अगली बार मेजोरिटी दिलवाना 46 एमएलए बनवा दो। लोग पूछने वाला ब्योत नहीं, 2 इलेक्शन जीतने का भी किधर रह रहा, लेकिन बात करेंगे 46 जितवा दो हमारे। लेकिन है एक तबका हमारे समाज में जो इस भावना में बहता है। कई लोगों को ना मजा आता है गप सुनने में, कई लोगों को मजा आता है झूठ को सच मानने में, और मानते हैं लोग। एक और उदाहरण देता हूं, राजस्थान के चुनाव थे, पता नहीं कितने कैंडिडेट खड़े करे थे, 18-19 खड़े करे थे, ये दिखाने के लिए कि हम सिर्फ हरियाणा नहीं, हरियाणा के बाहर भी हमारा बहुत भारी प्रभाव है। क्योंकि अभी भी ऐसी गलतफहमी में चल रहे हैं कि चौधरी देवीलाल का जो इतना बड़ा रुतबा था, इतना बड़ा जो उनका एक देश में प्रदेश में जो उनका रुतबा था, वो अभी भी कायम है। राजस्थान में 18 या 19 हल्कों में कुल मिला के 71,000 वोट आई है, कुल मिला के 71,000 वोट। और ये वो प्रदेश है जहां से ये एमपी भी रहे हैं और एमएलए भी रहे हैं, और 2 पीढ़ी रही हैं। और आज के दिन हालात ये हैं कि 71,000 वोट 19 हल्कों में। और उस चुनाव के बाद यहां जींद आए थे, जींद या शायद उछाणा ही आए थे, और पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि आपका राजस्थान में तो नतीजा आपके हिसाब से कैसा रहा। मैंने वो इंटरव्यू सुनी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी सुनने में, और वो बढ़िया इसलिए लगी कि ये कला मेरे में नहीं है कि आंखों में आंख डाल के जो कभी कोरी झूठ बोल सके। क्योंकि हमारा नतीजा राजस्थान में बहुत बढ़िया आया है, और हमें राजस्थान में एंट्री मिल गई है। और मेरे को अचरज इस चीज का भी था, क्योंकि पत्रकार साथी खड़े हैं यहाँ पे, किसी ने ये नहीं पूछा कि जरा समझाओ तो कौन सी एंट्री मिल गई, कितनी मिल गई। 19 हल्के में 71,000 वोट आई है टोटल, और उसमें भी एक हल्का ऐसा था जहां 23,000 वोट आ रही थी वहां कैंडिडेट की वजह से। नहीं तो 18 हल्कों में कितने बचे, 71 में से 23 निकाल दो तो 48,000, मतलब 2-2-2.5 हजार। कुछ तो ऐसे हल्के थे ना, नोटा हो ना, नोटा, मैंने किसी को वोट नहीं देने, नोटा वाला जो एक बटन होता है आखिरी में, वहां वोट इनकी पार्टी से ज्यादा थे। और ये ऐसा नहीं था कि राजस्थान की 200 सीटों में लड़े हों या 200 में से 150 सीटों में लड़े हों, अपने हिसाब से चुन के जो 18-19 सीट थी वहां लड़े थे। ये हमारे प्रभाव वाले इलाके हैं, और उस प्रभाव वाले इलाके में ये नतीजा था। आंख बूंद के रहेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया करके ये जो आज हमने यहां से शुरुआत करी है, इसको आगे बढ़ाएं, इसका विस्तार करें। देसी भाषा में कहूं, बरत के देख लो। मेरे ख्याल से आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ है जिसमें कृष्णसिंधु से जीत मिली हो। आज तक मेरे को नहीं ध्यान कभी ऐसा कोई चुनाव रहा। 2000 वाले में कैंडिडेट कौन था? हाँ, वो हारे थे 6 साल, वो वाला चुनाव। हाँ, उसमें थी, क्योंकि उसमें कैंडिडेट दूसरा हो गया। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध सिर्फ यही है, मैं ज्यादा इस बात को और खींचना नहीं चाहता, क्योंकि एक ही मुद्दे पे बोला हूं मैं, और उसी पे मैं इसको अंत भी करूंगा। सब हम यहीं के हैं, गांव गुआंढ के हैं, तो कृपया करके राजनीतिक शक्ति जो है वो अपने इलाके की अपने इलाके में रखो। उसको बाहर वालों को अपनी राजनीति घोटने के लिए क्यों सौंप के देते हो? यही मेरा आपसे अनुरोध है। और इन्हीं चीजों के साथ मैं अंत में वही बात कहूंगा कि युवा हैं जिनसे उम्मीद सबसे ज्यादा है, और युवा की जो जरूरियात हैं
जो उनके जीवन में सुधार ला सकती हैं आने वाले समय में, उसके ऊपर जरा ध्यान दें। सिर्फ सुखी बातों से आगे बढ़ने की चीज नहीं, सिर्फ अंत का परिणाम कोई आदमी यदि आपको कह रहा है कि मैं ये दे दूंगा आपको, उससे कभी हल नहीं होता। हल तभी निकलता है जब चीज शुरुआत से की जाए, और उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जो खुद की ताकत है उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। अन्यथा हम यही जो एक परिपाटी बनी हुई है उसी के शिकार रहेंगे, और आने वाले समय में फिर बाद में हमको एहसास होगा कि गाड़ी छूट गई। गाड़ी छुटकी से मेरा मतलब क्या है, जो एक राजनीतिक शक्ति किसी इलाके को मिलती है वो कई दशकों में बनती है, यूं नहीं होता कि एक झटके में बन जाए। और यदि हम उसको गौण कर देते हैं, यदि हम उसको जीरो कर देते हैं, तो कोई भी नया व्यक्ति होगा उसको शुरुआत करने में और उस स्तर तक पहुंचने में 40 साल नहीं तो कम से कम 20 साल लगे। तो ये चीजें हैं जो आप लोग यदि इसको ध्यान में रखेंगे तो आने वाला हमारा जो रास्ता है उसमें हम किस डगर पे चलेंगे, कौन सी दिशा हम पकड़ेंगे, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगी। और मेरा युवाओं का जो विवेक है उसके ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि ना मैं और ना ये युवा, वो कहते हैं ना, पुरानी गठड़ी लेके नहीं चल रहे हम। कम से कम मैं तो नहीं चल रहा। मैं ना तो इन गामा के बंटवारे में विश्वास रखता, ना मैं लंबा चौड़ा जात पात में विश्वास रखता। और ये जो बिना बात की बाउंड्री बना दी जाती है कि ये फलाने गोत के, दिगड़े गोत के, ये फलानी जात के, दिगड़ी जात के, ये चीजें राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। ये लोगों को जो वर्गीकरण करके बांटने का काम है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आदमी उसके माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। मेरा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो यही चाहूंगा कि जिस प्रकार से बाकी लोग समर्थन करते हैं उसी प्रकार से आपका समर्थन मिले, आपका आशीर्वाद मिले, तो हम सब के लिए, इस पूरे इलाके के लिए यही कारण है कि गांव का ही आदमी है जो भर भर के वोट देता है। आप कभी शहरों को देखना, शहर में यदि 50% वोट पड़ जाती है तो बड़ी खुशी होती है कि इस बार वोट ठीक पड़ गई शहर में। नहीं तो 40%, 45%। जब इलेक्शन आता है तो कई बार तो ऐसा होता है यदि उस इलेक्शन वाले दिन के साथ 2-3 दिन और छुट्टी मिल जाए ना, आधा शहर खाली हो जाए, छुट्टी पर चले जाए वो। वोट डालने की अहमियत इतनी समझते हैं कई बार तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि जो एक पुरानी परिपाटी है जो चली आ रही है उससे हम बाहर निकलें, और एक नई शुरुआत जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई है उसको लेके हम आगे अपना रास्ता देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो हमारे सारे साथी जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, और आप सब लोग जो इतनी संख्या में यहाँ मौजूद आए मेरे को सुनने के लिए, आप सबका बहुत बहुत